वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज का टॉपिक होगा हमारा लिटरेचर पोर्शन में अ मोस्ट फेमस लिटरेरी एपिक पोएम ऑफ जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक्स में है। लिखा गया था बुक को 1658 से लेकर के 1665 तक। बात अगर पब्लिश कराने की कही जाए तो इसको पब्लिश कराया गया था 1667 में। जब 1667 में इसको पब्लिश कराया गया था तब ये सिर्फ 10 बुक्स में थी। पैराडाइज लॉस्ट का जो सेकेंड एडिशन आया वो आया 1674 में 12 बुक्स के साथ में। 2 बुक्स इसमें इंक्लूड कर दी गई। वो कौन सी बुक है अभी आगे डिस्कस करेंगे। पैराडाइज लॉस्ट का जो सीक्वल है ना, जो 1671 में आया था, वो है पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था और इसकी जो रिटन स्टाइल है उसको ग्रैंड स्टाइल कहा गया था मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको कोरिलेट करवाती चलूं। जो बुक नंबर 7 थी वो है पैराडाइज लॉस्ट की शॉर्टेस्ट बुक। जो बुक नंबर 9 है वो है पैराडाइज लॉस्ट की लॉन्गेस्ट बुक। भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन की लाइफ के लास्ट स्टेज पे लिखा गया था। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन का मास्टरपीस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने हम लाइन टू लाइन समरी पे। पैराडाइज लॉस्ट रिटन ड्यूरिंग 1658 to 1665, published in 1667, is Milton's epic poem in blank verse। बिल्कुल लिखा गया था 1558 से लेकर के 65 तक, पब्लिश कराया गया था 1667 यानी 67 तक। और इस पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज द मैनर ऑफ वर्जिल्स एनीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन। इसको जो वर्जिल है, वर्जिल के एनीड के स्टाइल में लिखा गया है। ठीक है, इट इज पब्लिश्ड इन 1667 विद 10 बुक्स। बिल्कुल 1667 में ये 10 बुक्स के साथ में आई हुई थी। सेकेंड एडिशन कम्स आउट विद 12 बुक्स इन 1674 with some minor revisions and a note on the versification. Paradise Lost is about the fall of man। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है कि ये किस बारे में है, तो हमें बताना है कि फॉल ऑफ मैन के बारे में। ठीक है, द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव एंड एक्सपल्शन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। और किसके बारे में है ये आदम और ईव जो है ना, उनके गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकालने पे, निष्कासित किए जाने पर भी है ये पोयम, हम देखेंगे। हिज पर्पस इज टू जस्टिफाई द वेज टू गॉड ऑफ मैन। सैटन डिफाइज हिज क्रिएटर एंड विजेस ए वॉर। आपको इसमें सैटन देखने को मिलेंगे जो एक वार का ऐलान करता है अगेंस्ट गॉड। द 7th बुक इज द शॉर्टेस्ट बुक विथ 640 लाइन्स। ये भी ध्यान रखना है कि जो बुक नंबर 7 है उसमें 640 लाइन्स हैं। और जो 9th बुक है वो लॉन्गेस्ट बुक है 1189 लाइन्स के साथ में। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए, अच्छा, ये जो समरी है, अब इसको डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको कुछ बहुत ही ब्रीफ में समझाना चाह रही हूँ। समझाना ये चाह रही हूँ कि जो पैराडाइज लॉस्ट के कुछ करेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, जो मेजर करेक्टर्स हैं, सारे नहीं, क्योंकि एक दिन में 2 दिन में पैराडाइज लॉस्ट को फिनिश करना बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं आपको ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन देखती जाऊंगी कि कौन कौन से करेक्टर्स हैं इसमें मेजर और उनका क्या क्या रोल रहा है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम तो सैटर्न को ही डिस्कस कर लेते हैं, जो लूसीफर है। ठीक है, एक्चुअली सैटर्न है कौन? सैटर्न है लूसीफर ही। ठीक है, जब वो बुरा नहीं बना रहता है सैटर्न, इट मीन जब वो गुड पर्सन में आता है लूसीफर, लेकिन जब उसको ना बाद में एक घमंड हो जाता है, जी, जब उसको थोड़ा सा प्राउड हो जाता है ना अपने ऊपर, तो बाद में जब वो भगवान उसको निष्कासित कर देते हैं, फिर उसके बाद ना वो सैटर्न के नाम से जाना जाने लगता है। कौन? लूसीफर। ठीक है, और लूसीफर ना भगवान का एक आर्कएंजल रहता है और वो बहुत शक्तिशाली भी था, लेकिन जब उसको घमंड हो जाता है ना तो फिर वो भगवान से ही लड़ाई करने लग जाता है।
ठीक है, और अपनी सेना वगैरह रेडी कर लेता है, ठीक है, और जिससे क्या होता है कि भगवान उसको ना भगवान जो है उसको निकाल करके नर्क में फेंक देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लूसीफर को ही ना सैटन नाम से जानने लगते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना है कि लूसीफर कौन है, तो लूसीफर सैटन ही है। ओके, हिंदी में शैतान कहिए, इंग्लिश में सैटन कहिए, एक ही चीज़ है। उसके बाद ना हम इसमें एक और कैरेक्टर देखेंगे जो गॉड है, गॉड द फादर। ये वही गॉड है जिन्होंने सभी चीज़ों की रचना की है, धरती पेड़ पौधे सभी स्वर्ग नरक सब बनाया इन्होंने, सब कुछ। जो गॉड है हमारे ऑलमाइटी, जान रहे हैं हम ना, वही गॉड है इसमें। और पैराडाइज लॉस्ट में भी ना हम इनको गॉड द फादर के नाम से ही जानेंगे, ठीक है। और जो चूंकि फादर है तो उनको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होती हैं, चाहे उन्हें कोई बताए या ना बताए, ठीक है, ऑलमाइटी है, हम ये सब जान रहे हैं। उसके बाद ना हम सन ऑफ गॉड से भी परिचित होंगे इसमें, पैराडाइज लॉस्ट में। ये ना ये गॉड के बेटे हैं, ठीक है। और जब एडम एंड ईव ने भगवान की आज्ञा की अवहेलना की थी ना, तब गार्डन ऑफ ईडन में जा करके शैतान और एडम एंड ईव को यही सज़ा सुनाने का काम करते हैं, ठीक है। और वही बताते हैं कि जो सज़ा अब दी जाएगी वो इंसानों को पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतनी पड़ेगी, है ना, और उनके जो बेटे होंगे वो सभी मतलब जो सज़ा मिलेगी उसको निभाते जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो मनुष्य जाति है वो सभी सज़ा को फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। और लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि ईसा मसीह जो होंगे वो उनका जन्म होगा और वो मानव जाति के उद्धार करने के लिए आएंगे पृथ्वी पर, ठीक है। ओके, उसके बाद एक मोस्ट फेमस कैरेक्टर आप और जानेंगे, जैसे एडम है। एडम है कौन? एडम जब भगवान ने जब ना अपनी क्रिएटिविटी दिखाई थी, जब वो पेड़ पौधे मनुष्य जानवर बना रहे थे ना, मतलब जब वो क्रीचर्स बना रहे थे, तब उन्होंने एक मानव की रचना की थी, और जो ये पहला मानव था यही एडम थे, ठीक है, बिल्कुल। और ये मेल थे, ये तो पता ही होगा, जान रहे हैं हम लोग। ओके, अब एडम के बाद में ना हमको जानना पड़ेगा ईव को। ईव कौन है? ईव है एडम के साथ। जब ईडन ऑफ गार्डन में ना जब भगवान ने सबको बनाया, सभी मनुष्य को बनाया, सभी जानवर को बनाया, तो एडम का एक साथी भी बना दिया उन्होंने, ईव को, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेल्जेबब को। बेल्जेबब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जानते रहिएगा इनको भी। ये आफ्टर नेक्स्ट टू सैटर्न, हाँ, इसको आप नेक्स्ट टू सैटर्न मान सकते हैं, जो इनको एक हिसाब से सहायक अध्यक्ष आप मान लीजिए, ठीक है। जब सारे डेविल्स को ना स्वर्ग से नरक में फेंक दिया जाता है, तब बेल्जेबब ही प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से उन लोगों को, सारे डिमॉन्स को भगवान से यानी गॉड से किस तरीके से बदला लेना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद आप सिन को भी जानिए। सिन कौन है ना? सिन ये डॉटर ऑफ सैटर्न है, ठीक है। और इसका ना जो वेस्ट के नीचे का हिस्सा है वो है सांप का, और ऊपर का जो हिस्सा है वो है पर्सन का, इंसान का, ठीक है। और ये जो नर्क है ना, नर्क की पहरेदार कह लीजिए आप इसको, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद ना जी, इसके बाद ना आप देखेंगे डेथ को, ठीक है। तो सैटर्न जो होता है ना, सैटर्न ये अपनी जो बेटी है सिन, उसका बेटा होता है डेथ, ठीक है। यानी डेथ जो है वो सैटर्न का बेटा है, आप इतना समझिए। ओके, इसके बाद हम देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को, जो है हमारे गैब्रियल। गैब्रियल कौन है ना? ये भी एक आर्कएंजल ही है हेवन के। ये जो स्वर्ग है और जो गार्डन ऑफ ईडन है और जो सीढ़ियाँ हैं ना वहाँ की, ये वहाँ सबकी देखभाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। ये है राफेल। राफेल है ना, ये भी एक आर्कएंजल ही है हेवन के। ये भगवान का एक मैसेंजर है। भगवान राफेल को एडम और ईव के पास जब भेजते हैं, उन्हें समझाने के लिए कहते हैं कि जाओ एडम और ईव को समझा करके आओ, कहीं वो सैटर्न के जाल में फंस ना जाए, ठीक है। लेकिन होता यह है कि वो फंसी जाती हैं, तो राफेल को इसलिए भेजते हैं भगवान कि वो जा करके एडम और ईव को समझा सकें कि वो सैटर्न के चक्कर में फंस ना जाए, ठीक। एक और कैरेक्टर है इसमें इंपॉर्टेंट, वो आप जानिए, वो है यूरियल, ठीक है। यूरियल क्या है कि आप इसको क्रेडुलस टाइप में समझ सकते हैं, बहुत भोले होते हैं। इन्हीं को मूर्ख बना देता है कौन? सैटर्न, ठीक है। इसको मूर्ख बना करके गार्डन ऑफ ईडन में सैटर्न प्रवेश कर जाता है, ठीक है, बिल्कुल।
अब एक और कैरेक्टर है इसमें इम्पॉर्टेंट, उसको आप समझिए, ये है एब्डियल। ये भी भगवान के एक एंजल है जो शैतान के साथ मिल गया है, मिल जाता है, और लेकिन ना इसको जल्दी ही अपनी गलती पे पश्चाताप भी होने लगता है। ठीक है, तो ये जो एब्डियल है ना, इसको हम जानेंगे पश्चाताप करने के लिए, और ये पश्चाताप की शक्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और कैरेक्टर अब इसमें जान लीजिए, वो है माइकल। माइकल क्या करते हैं ना, जब शैतान और भगवान की आर्मी का, मैं जो शैतान कह रही हूँ ना वो सैटन है जी, जब सैटन और गॉड के बीच में युद्ध हुआ था ना, तो भगवान की आर्मी का नेतृत्व यही कर रहे थे, कौन? माइकल। ठीक है, ये आपको हेवन के पहरेदार भी नजर आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो माइकल को हम युद्ध में नेतृत्व करने के लिए जानेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारे कुछ मेजर कैरेक्टर्स थे जो मैंने प्रिपेयर किए थे आपके लिए, और इनके अलावा मैंने और भी कैरेक्टर्स को देखे हैं, जैसे बेलियल हैं, मैमन हैं, मल्सीपर हैं, मुलूच हैं। तो ये भी कुछ अदर कैरेक्टर्स हैं, इनको भी हम वैसे नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट कौन इम्पॉर्टेंट है ये नहीं कहा जा सकता है, इंपॉर्टेंट तो सारे होते हैं। तो ये भी कैरेक्टर्स हैं, आप इनको जानेंगे। बेलियल है जैसे कि ये भी जो है जब वार होता है ना हेवन के खिलाफ, तो ये भी एक डेविल है उसमें। ठीक है, बेलियल। उसके बाद मैमन है, एक मल्सीपर है जो कि पांडेमोनियम को क्रिएट करता है, और पांडेमोनियम जो है ना वो सैटर्न के प्लेस के लिए यूज़ किया गया है। वैसे पांडेमोनियम ना हम ग्रुप ऑफ पैरेट्स को भी कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था अबाउट सेंट्रल कैरेक्टर्स। ठीक है, सेंट्रल कैरेक्टर मत कहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में था, क्योंकि सेंट्रल कैरेक्टर हो सकता है अभी आगे मैं पढ़ाऊँ तो आपको बताऊँ कि सेंट्रल कैरेक्टर कौन है। ठीक है, तो आप वहाँ पे इसको एज इट इज़ कैसे ले लेंगे, आप प्रोटागोनिस्ट समझ लेंगे, एंटागोनिस्ट समझ लेंगे, है ना, वो चीज़ें नहीं करनी है। तो ये जो सभी कैरेक्टर्स हैं ये हमने डिस्कस किए, अब हम पढ़ेंगे समरी को लाइन टू लाइन। ठीक है, चलिए बुक नंबर 1 में देखिए होता क्या है। पहली बात तो इसकी थीम है फॉल ऑफ मैन, इन्वोकेशन होता है इसमें। ठीक है, सैटर्न एंड हिज बेनिशमेंट फ्रॉम हेवन एंड फैलन एंजल्स पांडेमोनियम। ठीक है, जब सैटर्न जो लूसीफर रहते हैं, जब उनको अपनी शक्ति पे घमंड हो जाता है, तो फिर वो भगवान को हराने का प्लान बनाने लगते हैं, और फिर लड़ाई वड़ाई करके ये सोचते हैं कि मैं भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊँ। ठीक है, तो भगवान ना इनको इनके गलत कामों के लिए सजा देते हैं और इनका बैनिशमेंट कर देते हैं। कहाँ से? हेवन से। और कहाँ लाके छोड़ते हैं इनको? नर्क में, हेल में। ठीक है, तो जहाँ पे ये सैटर्न रहेगा ना, उस प्लेस का नाम है पांडेमोनियम, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। चलिए अब देखिए बुक नंबर 7 में क्या है। काउंसिल ऑफ इविल स्पिरिट्स टू टेम्प्ट एडम एंड ईव, गेट्स ऑफ हेल गार्डेड बाय सिन एंड डेथ। अब यहाँ पे ना कुछ जो बुरी आत्माएं हैं वो सभी एडम एंड ईव को ना टेम्प्ट करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, और सिन और डेथ का भी, डेथ जो है ना इसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये सभी रक्षा करते हैं किसकी? हेल की। तो ये ध्यान रखना है बिल्कुल। तो इसमें बुक नंबर 7 में एडम एंड ईव को टेम्प्ट करने की कोशिश ये जो इविल स्पिरिट्स हैं इन लोगों ने की हुई है, और यही बुक नंबर 2 में दिखाया गया है। ठीक है, ओके। नाउ बुक नंबर 3, गॉड सीज द फॉल। अब गॉड देखते हैं सारी चीज़ों को, पतन को, सेंस रेफेल, और चूंकि वो देख रहे हैं अंतर्यामी, उनको पहले से ही सारी चीज़ें पता है, चाहे कोई बताए ना बताए, है ना, तो वो भेजते हैं राफेल को। और अभी हमने डिस्कस भी किया था कि राफेल ऐसा कैरेक्टर है ना जो पहले ही सचेत करने के लिए आता है एडम एंड ईव को। ठीक है, तो गॉड भेजते हैं राफेल को टू वॉर्न एडम एंड ईव, जो एडम और ईव को समझाने के लिए राफेल को भेजते हैं। ठीक है, सन ऑफर्स हिमसेल्फ फॉर सेक्रीफाइस टू टेक द सिन। सैटर्न डिस्गाइज्ड आस्क्स यूरियल द वे टू अर्थ। तो बुक नंबर 3 में ना प्लानिंग चलती होती है कि किस तरीके से एडम एंड ईव को धोखा दिया जाए। ठीक है, और उनको कैसे टेम्प्ट किया जाए। तो सैटर्न जो होता है ना, सैटर्न वो अपने आप को डिस्गाइज करता है और जाता है यूरियल के पास में, जो मैंने कहा अभी क्रेडुलस के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इन्हीं को मूर्ख बना करके ये सैटर्न एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, बुक नंबर 7 में एक गॉड इन ईडन, सैटर्न टेम्प्ट्स ईव इन ड्रीम, अरेस्टेड फ्री अगेन। ठीक है, इसमें सैटर्न जो है ना, सैटर्न वो ईव को जो है ना वो टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, फिर पकड़ा भी जाता है, और पकड़ा जाता है उसके बाद फिर से छूट भी जाता है। ठीक है, ये सैटर्न ऐसा नहीं है कि कई बार प्रयास नहीं करता है, हालांकि कड़े पहरे तो भगवान ने लगाए रहते हैं, लेकिन जो सैटर्न है ना ये भी बार बार प्रयास करता है टेम्प्ट करने के लिए, उनको दूषित करने के लिए। ठीक है, करप्ट करने के लिए, भगवान के खिलाफ युद्ध की तैयारी वो करता रहता है।
ठीक है। बुक नंबर 5 में है ईव टेल्स हर ड्रीम टू एडम। ईव जो स्वप्न देखती है वो एडम को बताती है, और डेली रूटीन है इसमें, वही बाकी सारी चीज़ें हैं। राफेल कम्स, और राफेल आते हैं। ए बैंकेट इन्फॉर्म्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ द फॉलन एंजल्स, और ये सारी चीज़ों को इन्फॉर्म देते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं किसको, एडम एंड ईव को, सभी रिवोल्ट के बारे में जो कि फॉलन एंजल्स ने कर रखे हैं। ठीक है। बुक नंबर 7 में राफेल बताता है रिवोल्ट की स्टोरी को। ठीक है, ओके। बुक नंबर 7, स्टोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस वर्ड इज नरेटेड ऑफ एडम एंड ईव बाय राफेल। इसमें ना जो स्टोरी है वो स्टोरी का क्रिएशन जो है ना वर्ड के बारे में वो बताया जाता है। ठीक है, आदम एंड ईव को राफेल के द्वारा। ओके, बुक नंबर, जो बुक्स नंबर है ना उनको हमें याद करना है, और ये समरी हम देख रहे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे जिससे ये फॉरगेट ना होने पाए, है ना। बुक नंबर 8, एडम नरेट्स हिज स्टोरी टू ईव टू राफेल। अब बुक नंबर 8 में ना एडम स्टोरी सुनाते हैं ईव को और राफेल को। जी, बुक नंबर 9 में है टेम्पटेशन, सेड्यूस करना जिस तरीके से कह सकते हैं। डिसओबीडियंस बाय एडम एंड ईव रिगार्डिंग द फ्रूट, बिल्कुल उनको मना किया जाता है राफेल के द्वारा, भगवान के थ्रू, मतलब भगवान मना करते हैं उनको राफेल के द्वारा संदेशा दे करके कि आप, हो सकता है आप करप्टेड किए जाओ, तो ये नहीं मानते हैं, इनसे गलती जो हो जाती है, जो डिसओबीडियंस है ना एडम एंड ईव का रिगार्डिंग टू फ्रूट, उस चीज़ को बुक नंबर 9 में दिखाया गया है। ठीक है। बुक नंबर 10 में ना, माफ़ कीजिएगा, बुक नंबर 10 में, जी 7 और 10 मैंने मिक्स कर दिया, माफ़ कीजिएगा। बुक नंबर 10 में डिवाइन जजमेंट है। सैटर्न गोज टू पांडेमोनियम, एडम एंड ईव रिपेंट, सैटर्न एंड हिज फैलन एंजल्स बिकम सर्पेंट्स। अब उस वक्त ना जो डिवाइन जजमेंट होता है कि कब होता है, जब सैटर्न ना उनको जिस मकसद में आया रहता है वो मकसद को कंप्लीट करके वो पांडेमोनियम चला जाता है। तो एडम एंड ईव जो है ना उनको पश्चाताप होता है, वो पश्चाताप करते हैं, और जो सैटर्न होता है ना वो एंड हिज फैलन एंगल्स बिकम सर्पेंट्स, और वो किस तरीके से सर्पेंट बनता है, ये सारी चीज़ों का जो जिक्र है वो बुक नंबर 10 में किया गया है। बुक नंबर 11, गॉड एक्सेप्ट्स एडम्स रिपेंटेंस। अब क्या ही करें, बट बैनिशेस हिम फ्रॉम पैराडाइज विद ईव, माइकल एग्जीक्यूट्स द सेंटेंस। तो रेपेंटेंस को तो वो देखते हैं, कौन, गॉड, एडम के, लेकिन फिर भी उनको निकाला जाता है पैराडाइज से ईव के साथ में, और माइकल को ना एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, दंड दिया जाता है। ईव्स ग्रीव एट द लॉस ऑफ पैराडाइज, और उसके बाद जो ईव का दुख होता है पैराडाइज के खिलाफ मतलब खिलाफ नहीं, पैराडाइज लॉस्ट से से अलग होने का जो दुख है ना, वो सारी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है बुक नंबर 11 में। माइकल इन्विजन्स द फेट ऑफ मैन। ठीक है। बुक नंबर 12 में माइकल्स विजन स्टिल कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल जो माइकल हैं वो अपने विजन को कंटिन्यू करते हैं। एडम एंड ईव हियर द फ्यूचर रिडेम्पशन आउट ऑफ पैराडाइज। तो ये अपना एडम एंड ईव है, वो अपने रूटीन को जो है फॉलो करने की बात कहते हैं पैराडाइज से बाहर आने के बाद में। ओके, फिर तो बस समरी में हमने इतना ही देखा है, और इतना ही है हमारी प्रकाश बुक में। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए थे, जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो सिवाय समरी के कुछ समझ में ना आता, और जो समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, चलिए, तो हमने ये डिस्कस कर लिया है आज पैराडाइज लॉस्ट को, और बहुत छोटे में करके मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है जिससे आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। ठीक है, तो वैसे तो बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे लगभग वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर डीप में क्वेश्चन बनता है ना, तो उसके लिए हमें पैराडाइज लॉस्ट की पार्टिकुलर लाइंस को पढ़ना होगा। ठीक है, तो वैसे तो ये बहुत बड़ा, चूंकि इपिक पोएम है तो ये बड़ा टास्क हो जाता है, तो मैंने समरी को आपके सामने आज प्रेजेंट किया है। अगर टाइम मिलता है बाद में तो पैराडाइज लॉस्ट को भी हम लाइन टू लाइन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि अधूरी है कुछ इन्फॉर्मेशंस के साथ में, जो पैराडाइज लॉस्ट जो पढ़ता है उसको पता होना ही चाहिए। जो थीम है पैराडाइज लॉस्ट की वो है बिब्लिकल या क्रिश्चियन भी कह सकते हैं, और इसका जो हीरो है वो है एडम। ठीक है, कहीं कहीं पे सैटर्न को भी माना जाता है, ये एक विवादित क्वेश्चन है, तो मैं ज़्यादा डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहूँगी। तो अब ये आयोग पे डिपेंड करता है कि वो क्या मानते हैं। ड्राइडन ने भी वैसे सैटर्न को ही कहा है, लेकिन
इसमें आप अगर सेंट्रल कैरेक्टर करके पूछा जाता है ना तो आप सैटर्न को टिक करिएगा, वरना अगर हीरो माना जाए तो आप एडम को मानेंगे, ठीक है। बाकी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वहाँ पे हम एलिमिनेट भी कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो ये था हमारा पैराडाइज लॉस्ट, जिसको आज हमने डिस्कस किया है। पैराडाइज लॉस्ट की लाइंस को, बाकी और सारी जितने भी कंपोजिशन हमने जॉन मिल्टन के डिस्कस किए हैं, उनकी भी सारी लाइंस को मैं बहुत जल्दी आपके सामने ले आऊँगी, और मैंने इस पर वर्क करना शुरू भी कर दिया है। आपको प्रैक्टिस सेट्स भी बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैंने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में। मुझे कोई सजेशन देना हो, आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से अलग हो, मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।